जय हिंद सभी को। आज हमारा जो स्पेक्ट्रम बुक की सीरीज़ चल रही है उसका डे 5 है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो इंग्लिश की एंट्री होती है, ब्रिटेन की एंट्री होती है इंडिया में, तो वो कैसे होती है और ऐसी क्या सिचुएशन बनती है जिसके कारण वो इंडिया को रूल करते हैं। क्योंकि हमने देखा यहाँ इंडिया के अंदर 5 यूरोपियन कंट्री आई थी। फर्स्ट तो पोर्चुगीज़ थी, फिर डच थे, फिर ब्रिटेन आया था, फिर फ्रांस आया था, फिर डेन्स आया था, नेदरलैंड। पर ऐसा ही फेवरेबल कंडीशन क्या बनी इंग्लिश के लिए और ब्रिटेन के लिए कि उन्होंने कंप्लीट इंडिया पे राज करा। तो आज इस चीज़ को हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1600। तो जो पोर्चुगीज़ थे उनके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इस कारण वो इंडिया को ट्रैवल कर लिए थे शिप पे। पर जो अपने इंग्लिश वगैरह थे इनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने डेवलपमेंट करा खुद की टेक्नोलॉजी पे। और उसके बाद में उनका एक था फ्रांसिस ड्रेक, जिसने वोयाज करी थी कंप्लीट वर्ल्ड की 1580 में। तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने सोचा कि यार हमारी भी जो शिप बिल्डिंग है वो अच्छी है, हमारे ड्रेक ने कंप्लीट वोयाज कर ली वर्ल्ड की। तो उसने ये देखा कि यार ये ठीक है, अब हमें भी इंडिया की तरफ जाना चाहिए। तो जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी उन्होंने अपना चार्टर एक्ट निकाला 1600 का, जिसके अंदर उन्होंने ग्रांट करी परमिशन एक कंपनी को कि आप इंडिया में जाओ, आपको कंप्लीट ट्रेडिंग राइट्स है और आपको इंडिया में ट्रेड करना है, प्लस डच की जो मोनोपोली है उसको इंडिया से हटाना है। तो एक कंपनी तैयार होती है जो कि मर्चेंट एडवेंचरर्स होते हैं, उनकी होती है, जो कि वोयाज करती है इंडिया में। तो ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स की इनकी कंपनी थी, ये 1600 में जो क्वीन एलिज़ाबेथ वन का चार्टर था उससे राइट मिल गए थे उन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग के। और उनकी कंपनी का नाम उन्होंने रखा था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। सो आप देखोगे कि यार ये कंपनी का नाम बहुत लंबा चौड़ा है। अगर आज की मॉडर्न कंपनीज़ का नाम देखोगे आप, तो कोई कार की कंपनी है होंडा, सुजुकी, तो इनके नाम आपको वन वर्ड के लगेंगे। और आजकल जो कंपनियां होती है एडिडास, नाइकी, इनके वन वर्ड के ही होते हैं। पर जो पहले का टाइम था, पहले के टाइम पे ये जो अपने नाम रखा करते थे, खुद के नाम प्लस अपनी कंपनियों के नाम भी बहुत लंबे चौड़े रखा करते थे, जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा नाम। तो इसीलिए ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी हम जिसे कहते हैं उसकी इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे। प्लस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पुराना नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। तो इतना बड़ा नाम था ये, और इसके साथ वो इंडिया में वोयाज करने के लिए आते हैं। तो अब हम इसकी पूरी कहानी देखेंगे। तो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आता है इंडिया में, और वो शिप से आता है वोयाज करता हुआ इंडिया में। इनकी बड़ी बड़ी शिप्स थी, ये आप देख सकते हैं, शिप्स इतनी मोटी मोटी, इतनी बड़ी बड़ी शिप्स थी। इनके ऊपर इन्होंने ये नेविगेशन के लिए सब लगा रखे थे। और ये ऐसी शिप्स थी कि ये बड़े बड़े तूफ़ान को आराम से झेल जाया करती थी। प्लस मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो इन शिप्स का था वो मोर अपडेटेड था एज़ कम्पेयर टू पोर्चुगीज़। और जो ये कैप्टन हॉकिंस है जिनको आप देख सकते हैं, तो ये जहांगीर की कोर्ट में आते हैं 1609 में। ये जहांगीर है, तो जहांगीर और कैप्टन हॉकिंस दोनों की मुलाकात होती है। और ये इन्हें कहते हैं कि यार सर, आपने पोर्चुगीज़ को राइट दे रखा है यहाँ पे, आप हमें भी राइट दे दो यहाँ पे ट्रेड करने का। पर उस टाइम में पोर्चुगीज़ थी, उनका इंडिया में दबदबा था, मोनोपोली थी, क्योंकि उनके पास कैनन लगी हुई शिप्स थी, प्लस उन्होंने अपने गवर्नर वगैरह भी इस्टेब्लिश कर लिए थे इंडिया में। तो जहांगीर भी अंडर प्रेशर था पोर्चुगीज़ के, और उसने मना कर दिया सबसे पहले तो कि नहीं भाई, हम तुम्हें परमिशन नहीं दे सकते। तो उसके बाद भाई ये परमिशन लेने में नासफल होते हैं। पर एक
एक ऐसा मोमेंट आता है जो मैंने आपको पोर्चुगीज़ वाला पार्ट पढ़ा रहा था, जब भी मैंने आपको बताया था कि 1612 के अंदर एक कैप्टन थॉमस बेस्ट आते हैं अपनी शिप, उसका नाम शायद ड्रैगन था, उसको लेके, और वो पोर्चुगीज़ शिप को हरा देते हैं। तो जब ये डिफ़ीट होती है, ये अरेबियन सी में सूरत के पास होती है। तो ये जो डिफ़ीट होती है, ये टर्निंग पॉइंट होता है ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि यार जहांगीर समझता है कि भाई इन्होंने पोर्चुगीज़ को हरा दिया, और पोर्चुगीज़ की अच्छी खासी शिप बिल्डिंग थी, उनकी अच्छी खासी मोनोपोली थी, और हम तो डर रहे थे कि यार ये अच्छी इतनी तगड़ी शिप वगैरह है इनके पास, तो इस कारण ही। पर अब तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें हरा दिया, तो जो जहांगीर होता है वो परमिशन दे देता है कि हाँ भाई आप अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लो। तो 1630 के अंदर पहली फैक्ट्री जो ब्रिटिश इस्टेब्लिश करती है वो करती है सूरत के अंदर। ये आप फैक्ट्री देख सकते हो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री है, और पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? सूरत में। तो ये सूरत की फैक्ट्री आप देख सकते हो। तो बेसिकली आप सब में कन्फ्यूज़न होगा कि यार ये फैक्ट्रीज होती क्या है। यार फैक्ट्रीज तो हम वो देखते हैं कि वहाँ चप्पल जूते कपड़े बनते हैं, पर यार उस टाइम में ये सब नहीं हुआ करता था। फैक्ट्रीज़ एक तरीके से कारखाने का काम करती थी। जैसे इंडिया के अलग अलग कोनों से स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, कपड़े, सिल्क वगैरह लिया है, उन्हें इकट्ठा करके रखने की जगह, एक जिस जगह वो इकट्ठा करके रखते थे उसे फैक्ट्री कहा करते थे, और फिर फैक्ट्री से वो एक्सपोर्ट करा करते थे अपने देश में। तो फैक्ट्रीज आर लाइक कारखानास। तो अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है 1630 के अंदर ब्रिटेन, कहाँ पे? सूरत में। पर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि यार ये जो उसके बाद जो रिलेशन होते हैं पोर्चुगीज़ और इनके, बहुत बिगड़ने लग जाते हैं। पर इसी टाइम में एक और अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि रिलेशन बिगड़ रहे थे तो उन दोनों को यार नेगोशिएशन करना था, और पोर्चुगीज़ की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। जैसे मैंने बताया था कि वो पायरेसी करने लग गए थे, पायरेट बन गए थे, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं जा रही थी, प्लस उनका ध्यान ब्राज़ील की तरफ डाइवर्ट हो गया था। तो उनको, और ब्राज़ील और इंडिया बहुत ही अपोजिट में है, इंडिया ईस्ट में है तो ब्राज़ील कंप्लीट वेस्ट में है। तो उन्होंने देखा यार दोनों जगह संभालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और इंडिया में उनके पास उस टाइम में बॉम्बे था। तो वो देखते हैं कि यार अच्छी खासी नेगोशिएशन करते हैं अपन, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और उस नेगोशिएशन में ये होता है कि जो बॉम्बे था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो नहीं, बॉम्बे जो अंडर होता है पोर्चुगीज़ के, वो गिफ्ट कर देते हैं किंग चार्ल्स सेकंड को, क्योंकि वो शादी कर रहा होता है उससे, एक पोर्चुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन से, इन 1662। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको वापस समझाता हूँ। तो 1662 के अंदर जो बॉम्बे होता है, जो कि पोर्चुगीज़ के अंडर होता है, वो पोर्चुगीज़ इसको ब्रिटिश, जो कि राजा है ब्रिटेन का, किंग चार्ल्स को एज अ डाउरी दे देते हैं, क्योंकि उस जो ब्रिटेन का राजा है वो जो पुर्तगाल की प्रिंसेस है उससे क्या कर रहा होता है? शादी। तो 1662 में एक फेवरेबल कंडीशन बनती है इनके लिए। ये दूसरी फेवरेबल कंडीशन है। पहली तो ये है कि उन्होंने पोर्चुगीज़ को हरा दिया था 1612 में, उसके ही 50 साल बाद में पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन दिखता है हमारे को, और फिर वो बॉम्बे एज अ डाउरी दे देते हैं ब्रिटिशर्स को। और बाद में ये जो बॉम्बे था, ये जो किंग चार्ल्स है वो किसको दे देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप बढ़िया यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री इस्टेब्लिश करो, बढ़िया धंधा करो यहाँ पे। तो अब उनके पास यार बॉम्बे आ गई, बॉम्बे बहुत अच्छी जगह है, तो वो अपनी हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं बॉम्बे से, वो सूरत से बॉम्बे, इन 1687। फिर वो अपनी अलग अलग फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करते हैं। और 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 एक बीच में इनके साथ एक होता है कि बीच में इनके साथ एक ऐसी चीज़ घटती है कि ये हुगली में मुगल्स की और इनकी बनती नहीं है, यानी लड़ाई हो ही जाती है। तो मुगल्स की और जो ब्रिटिशर्स की इनकी लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई होने पे, अब यार मुगल है, उस टाइम पे तो मुगलों की अच्छी पावर थी, और ब्रिटिश, ये ईस्ट इंडिया कंपनी न्यूली एंटर हुई थी, तो इतनी इनकी मोनोपोली वगैरह नहीं थी। तो
एक बार का तो मुगल्स ब्रिटिशर्स को हटा देते हैं और भगा देते हैं, पर बाद में इनको समझ आता है कि यार ये हमने गलत ही करा है, कलकत्ता का साइड हमसे छीन चुका है। तो मुगल फिर ये एक जॉब चारनॉक नाम का है, वो नेगोशिएशन करना आता है वापस मुगल से कि यार हमारी गलती हो गई सर, हमें आप पे रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था, आप मुगल्स हो और हम छोटे आदमी हैं, प्लीज़ हम पे कृपा करो, हमको धंधा करना है और आप हमारे को ईस्ट में कोई लैंड दो। तो उन्हें 3 विलेजेस देते हैं ये मुगल ब्रिटिशर्स को 3 विलेजेस देते हैं। ये 3 विलेजेस है सुतनुती, सुल्तानुती, गोविंदपुर एंड कालीकत्ता। और ये इन तीनों को जब ब्रिटिशर्स कंबाइन करते हैं और बना देते हैं कोलकाता। ये कोलकाता का फेमस मॉन्यूमेंट है और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देते हैं जिसका नाम है फोर्ट विलियम। ये आप जो सामने देख रहे हो ये है फोर्ट विलियम्स। और ये आप ब्रिटिश आर्किटेक्ट देख सकते हो। ब्रिटिश आर्किटेक्ट में आपको थोड़ा यानी अपने तो थोड़ा गोल गोल से हुआ करते थे गुम्बद टाइप, पर यहाँ पे एकदम स्ट्रेट आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे। फिर ये अपना फोर्ट विलियम्स बना लेते हैं। बाद में इनके लिए तीसरी फेवरेबल कंडीशन जो बनती है वो होती है कि ये जो आप सामने देख रहे हो फ़ोटो, ये फ़ारुख सियार है। तो फ़ारुख सियार इनको मैग्ना कार्टा दे देता है। क्या दे देता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा के अंदर ये होता है, कुछ फरमान होता है ये 1717 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रिविलेजेस मिल जाते हैं बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में ट्रेड करने के, अपनी फैक्ट्री बनाने के, प्लस इनको इंपोर्ट ड्यूटी वो कम कर देते हैं। एक दस्तक नाम का एक परमिट इशू कर देते हैं जिससे इनकी ट्रेडिंग फ्री थी। प्लस कंपनी अब जो कॉइन थी मुग़ल एम्परर के वो माइन भी कर सकती थी, खुद से बना सकती थी। तो ये बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशन थी इनके लिए। प्लस एक इनको गोल्डन फरमान भी मिलता है। गोल्डन फरमान देता है गोलकोंडा का राजा इन्हें 1632 में। और वो कहता है कि मेरी जो रियासत है उसमें आप आराम से ट्रेड करो, फ्री ट्रेड करो, ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, मज़े करो। तो ये इट अलाउज द कंपनी टू ट्रेड फ्रीली विद इन द किंगडम्स पोर्ट्स प्लेइंग अ फिक्स्ड कस्टम ड्यूटी एंड स्टेब्लिश फैक्ट्री। एक बहुत ही कम कस्टम ड्यूटी के साथ आपको हम हमारी जो किंगडम है उसके अंदर आपको करने देंगे। तो ये था गोल्डन फरमान। उसके बाद में क्या होता है, ब्रिटेन में बैठे हुए कुछ लोग देखते हैं कि यार ये तो यानी ब्रिटेन में भी अच्छे खासे लोग थे, फ्लुएंट लोग थे। तो उन्होंने देखा कि यार ये कुछ जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बंदे हैं यार, इनकी तो मोनोपोली हो गई इंडिया में यार, और हमारी बाकी कंपनियां तो चल नहीं रही। तो क्या होता है, 1688 में एक नई कंपनी और आती है ब्रिटेन से इंडिया में ट्रेड करने और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को हटाने। पर कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि वो दूसरी कंपनी क्या हो जाती है, फेल्ड हो जाती है, वो कंप्लीट फेलियर होता है। तो इन दोनों कंपनी को बाद में जो वहाँ की क्राउन थी वो क्या कर देती है, कंबाइन कर देती है और एक नई कंपनी बनाती है जिस 1708 में अंडर द टाइटल ऑफ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। और इसी को ही हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1708 से 1873 तक इंडिया के अंदर ट्रेड करती है और धीरे धीरे अपना राज, अपना वर्चस्व इंडिया में बनाती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 5 ख़त्म होता है इस चैप्टर का। आई होप कि आप सब लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और आखिरी का जो मोटिवेशनल क्वार्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि इफ़ यू आर मेकिंग टी देन मेक टी। ये कहता है कि अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय ही बनाइए। इफ़ यू आर वॉशिंग द डिशेज़ देन वॉश द डिशेज़ ओनली। और आप जब बर्तन साफ़ कर रहे हो तो बर्तन ही साफ़ करिए। इसका मतलब है आपको अपना काम कंप्लीट फोकस के साथ करना चाहिए। जैसे अगर हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर फोकस देके हमारी पढ़ाई करनी चाहिए। हमें बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए कि यार वो गाड़ी खड़ी है इसको चला लेता हूँ, ऐसे वैसे नहीं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाई करनी है, आपका कंप्लीट फोकस इधर ही होना चाहिए। और इसका एग्जांपल ये भी है कि जब एक
सूरज की किरणें आती है और हम एक पेपर उस सूरज की किरणें को सामने रखेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर जब हम एक कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे और हम देखेंगे कि जो सारी रेडिएशन है सूरज की किरणों की वो एक जगह पेनिट्रेट हो जाएगी और हम देखेंगे कि जो पेपर है वो जल जाएगा। तो ये बताती है फोकस पेनिट्रेशन की पावर कितनी ज़्यादा है। तो जो भी काम करें उसको कंप्लीट फोकस के साथ करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राम राम।